कुछ दोस्त एडवेंचर के लिए निकलते हैं एक जंगल में, पर वो फंस जाते हैं एक ऐसी श्रापित जगह जो उन्हें धीरे धीरे खाना शुरू कर देती है। यहाँ से निकलना नामुमकिन। वो बन जाते हैं एक दूसरे के दुश्मन। देखेंगे आज की इस पूरी कहानी में। तो कहानी शुरू होती है एक लड़की को दिखाते हुए जो मैक्सिको के जंगल में बनी एक रहस्यमयी पिरामिड के अंदर फंसकर मदद के लिए चिल्ला रही होती है, लेकिन जवाब देने वाला वहाँ कोई नहीं था। और तभी अचानक कोई अजीब सी चीज उस पर हमला कर देती है। फिर अगले दिन की सुबह हमें 4 दोस्तों को दिखाया जाता है जो एक खूबसूरत पूल के किनारे मस्ती कर रहे होते हैं। मैक्सिको में ट्रिप पर आने का आइडिया एरिक और उसकी गर्लफ्रेंड स्टेसी का था, लेकिन जेफ और उसकी गर्लफ्रेंड एमी के बिना वो ट्रिप कैंसिल करने वाले थे। अपने पार्टनर्स के साथ आए हुए थे और बहुत एंजॉय कर रहे थे। तभी एमी की इयररिंग कहीं गिर जाती है और सब लोग उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कहीं नहीं मिलती। उसी बीच वहाँ मैथ्यू नाम का एक लड़का आकर एमी को इयररिंग देते हुए कहता है कि मुझे शायद आपका इयररिंग मिला है जो वहाँ गिरा हुआ था। तो एमी उसे थैंक यू बोलकर अपना इयररिंग लेती है। तभी जेफ उसे ड्रिंक ऑफर करता है और पूछता है तुम यहाँ किसके साथ आए हो। मैथ्यू कहता है मैं अपने भाई हेनरी के साथ आया हूँ, लेकिन आज सुबह वो अपनी आर्कियोलॉजिस्ट गर्लफ्रेंड के साथ किसी प्राचीन मंदिर को एक्सप्लोर करने चला गया है। कहा जाता है वो मंदिर एक पिरामिड की तरह है जो माया सिविलाइजेशन के द्वार में बनाया गया था। वो यहाँ से थोड़ी दूरी पर है और मैं भी कल अपने दोस्त दिमित्री के साथ वहाँ जाने वाला हूँ, तो अगर तुम सब चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। ये सुनकर सभी को ये आइडिया बड़ा एडवेंचर लगता है और वो फौरन तैयार हो जाते हैं। फिर अगले दिन सब लोग बस पकड़कर एक छोटे से गाँव के पास उतरते हैं। मैथ्यू के पास वहाँ का एक नक्शा था जिसके हिसाब से वो जगह अभी भी 18 किलोमीटर दूर होती है और अब यहाँ से उन्हें टैक्सी से जाना पड़ेगा। लेकिन ये लोग इस बात को मजाक में उड़ा देते हैं और ड्राइवर को थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, तो वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद सब लोग टैक्सी से आगे बढ़ने लगते हैं और जंगल के रास्तों से होते हुए काफी दूर जाने के बाद टैक्सी ड्राइवर उन्हें एक जगह छोड़कर चला जाता है। अब क्योंकि टैक्सी यहाँ से आगे नहीं जा सकती थी, इसलिए आगे उन्हें ट्रैकिंग करते हुए जाना पड़ेगा। लेकिन जेफ पूछता है कि हम वापस कैसे जाएंगे, तो मैथ्यू हेनरी की जीप दिखाकर कहता है कि टेंशन मत लो, हम इसी से वापस जाएंगे। और मुझे पता था कि यहाँ किसी के भी मोबाइल में नेटवर्क नहीं होगा, इसलिए मैं सैटेलाइट फोन लेकर आया हूँ। अगर कोई भी परेशानी हो तो हम तुरंत हेल्प मांग सकते हैं। इसके बाद सभी जंगल के रास्ते पैदल आगे बढ़ने लगते हैं, पर थोड़ी दूर जाकर रास्ता ही खत्म हो जाता है। तभी मैथ्यू को झाड़ियों से छुपाया गया एक रास्ता दिखाई देता है और नक्शे का वो प्राचीन मंदिर सामने दिखाई देने लगता है। सभी बहुत खुश हो जाते हैं कि आखिर उन्होंने ढूंढ निकाला। पर माया सिविलाइजेशन का ये मंदिर एक पिरामिड जैसा दिखता है और ऊपर उन्हें हेनरी का टेंट भी नजर आ रहा था। लेकिन तभी वहाँ घोड़ा लेकर एक आदमी आता है जिसके पास गन भी होती है। वो किसी जंगली भाषा में उन पर चिल्लाने लगता है। शायद वो बोल रहा था कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता और वो उसे पैसे देने की कोशिश करते हैं। तभी कुछ और लोग भी वहाँ आ जाते हैं जिनके पास तीर कमान था। अब मैथ्यू अपने फोन में हेनरी की फोटो दिखाकर कहता है कि हम इसे ढूंढने आए हैं, लेकिन वो लीडर फोटो देखकर फोन को ही रख लेता है। तभी एमी चुपके से उनकी फोटो क्लिक कर लेती है, जिससे वो लोग और भी भड़क जाते हैं। अब दिमित्री को लगता है कि शायद वो कैमरा चाहते हैं, लेकिन जैसे ही वो झाड़ियों में पैर रखकर एमी का कैमरा लेकर उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, तभी वो लोग उसे तीर मार देते हैं और अगले ही पल लीडर उसे शूट करके मार देता है। सबके होश उड़ जाते हैं और डर के मारे वो जल्दी से पिरामिड के ऊपर भाग जाते हैं। अब लीडर के लोग पिरामिड के ऊपर नहीं आ रहे थे, इसलिए वो यहाँ पर सेफ थे, लेकिन वो बुरी तरह डरे हुए थे कि अचानक ये सब क्या हो गया और अब वो सब यहाँ चारों तरफ से पूरी तरह फंस चुके होते हैं। मैथ्यू टेंट में जाकर हेनरी को ढूंढने लगता है, बट कुछ सामान के सिवाय वहाँ कोई नहीं होता। इसके बाद वो सेटल रास्ता नहीं दिख रहा था और नीचे लीडर के लोग उन्हें चारों तरफ से घेरे हुए थे। तभी मैथ्यू को हेनरी की लाश दिखाई देती है जिसके शरीर में झाड़ियाँ उग गई थी। मैथ्यू बहुत ज्यादा रोने लगता है और सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि पिरामिड में लगी झाड़ियों को छूते ही वो श्रापित हो जाएंगे और उनका अंजाम बहुत ही दर्दनाक होने वाला है। अब यहाँ सर्वाइव करना मुश्किल होने वाला था क्योंकि उनके पास पानी बहुत कम बचा था और लीडर के सारे लोग आकर पिरामिड के नीचे घात लगाए बैठे हुए थे, इसलिए यहाँ से निकलना नामुमकिन था। लेकिन दिमित्री आते वक्त नक्शे की एक कॉपी अपने दोस्तों के पास छोड़कर आया था, इसलिए उनके मन में एक होप थी कि अगर दिमित्री के दोस्त उसे ढूंढते हुए आ जाएं तो उन्हें शायद यहाँ से निकलने का चांस मिल सकता है। तभी उन्हें पिरामिड के बीच बने गड्ढे से एक फोन की रिंगटोन सुनाई देती है। मैथ्यू कहता है कि ये रिंगटोन हेनरी के सैटेलाइट फोन से आ रही है, अगर हमें वो मिल जाए तो मदद मिल सकती है। वहाँ एक रस्सी भी लगी हुई थी। इसके बाद वे मैथ्यू को रस्सी से बांधकर धीरे धीरे उसे नीचे उतारने लगते हैं ताकि वो जाकर फोन ले आए, लेकिन अचानक रस्सी टूट जाती है और मैथ्यू सीधा नीचे जा गिरता है। सब डर जाते हैं कि अब उन्हें क्या करना है। फिर वे प्लान बनाकर इस बार रस्सी की जांच करके स्टेसी को नीचे उतारने लगते हैं, लेकिन नीचे पहुंचने से पहले रस्सी छोटी पड़ जाती है, इसलिए उसे नीचे कूदना पड़ता है और गिरने से उसके पैर में बुरी तरह चोट लग जाती है। लेकिन मैथ्यू की हालत और भी खराब होती है, उसकी कमर और दोनों पैरों की हड्डियां टूट चुकी थीं।
स्टेसी किसी तरह खुद को संभालती है और ऊपर चिल्लाकर कहती है कि हमें एक स्ट्रेचर बनाना होगा, नहीं तो मैथ्यू को ऊपर नहीं ला पाएंगे। अब सब सोच में पड़ जाते हैं कि स्ट्रेचर कैसे बनाएं। तभी एमी कहती है कि हमें मदद मांगने के लिए नीचे उन लोगों के पास जाना पड़ेगा। ये कहकर वो अकेले ही नीचे जाने लगती है तो जेफ भी उसके साथ नीचे जाता है, लेकिन वहाँ अब पहले से ज्यादा लोग चारों तरफ से उन्हें घेर चुके होते हैं। पर जब तक वे पिरामिड के दायरे में थे कोई उन्हें कुछ नहीं कर रहा था। दोनों उनसे मदद मांगते हैं पर वो उन पर चिल्लाते हुए ऊपर जाने का इशारा करने लगते हैं। एमी बहुत डरी हुई थी और कई बार कहने पर जब वो कुछ नहीं चुके हैं इसलिए उन्हें वापस जाने नहीं दे रहे हैं। इसके बाद दोनों ऊपर लौटते हैं और हेनरी के टेंट के सामान से एक स्ट्रेचर तैयार करते हैं। फिर उसी स्ट्रेचर में एमी को बिठाकर नीचे भेजते हैं ताकि वे दोनों मिलकर मैथ्यू को ऊपर ले आ सके। जिसके बाद एमी और स्टेसी मिलकर बहुत मुश्किल से मैथ्यू को स्ट्रेचर पर लिटाते हैं और उसे ऊपर ले आते हैं। लेकिन अब तक मैथ्यू की हालत और भी खराब हो चुकी थी। उसे मेडिकल हेल्प की जरूरत थी पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब रात हो चुकी थी इसलिए तय होता है कि एक एक करके सब सोएंगे, लेकिन एक बंदा जागता रहेगा। सबसे पहले जेफ पहरा देता है और किसी तरह से ये डरावनी रात बीत जाती है। लेकिन अगली सुबह सबके होश उड़ जाते हैं जब स्टेसी के जख्म से झाड़ियाँ उग जाती हैं। वो बहुत डर जाती है और एरिक जल्दी उन झाड़ियों को खींचकर बाहर निकाल देता है। वहीं टेंट के बाहर मैथ्यू के टूटे हुए पैरों से भी वैसी ही झाड़ियाँ निकल जाती हैं, जिन्हें देखकर सबकी रूह कांप उठती है। जेफ बिना वक्त गवाए मैथ्यू के पैरों को घुटनों के ऊपर से कसकर बांध देता है और फिर झाड़ियाँ निकाल देता है। उसी वक्त गड्ढे झाड़ियाँ उनको जकड़ने की कोशिश करने लगती हैं और उनके हाथों से मशाल भी छीन लेती हैं। लेकिन किसी तरह वे जान बचाकर भागते हुए रस्सी के पास आ जाते हैं और जल्दी से जेफ और एरिक उन्हें ऊपर खींच लेते हैं। ऊपर पहुंचते ही वे सब कुछ बताते हैं, जिससे एरिक और जेफ हैरान हो जाते हैं कि रिंगटोन की आवाज कोई फूल से कैसे आ सकती है। एरिक कहता है ये जगह श्रापित है और इस बात को हमने मजाक समझा था। अब कैसे भी करके हमें यहाँ से निकलना ही होगा। फिर वे एमी से जीप की चाबी मांगता है जो उसे टेंट से मिली थी, लेकिन जेफ कहता है नीचे 50- बात पर एग्री हो जाते हैं। इसके बाद वे थोड़ा बहुत पानी और ब्रेड वगैरह खाते हैं जिन्हें वे साथ लेकर आए थे। उस दौरान जेफ एक और डरावनी बात कहता है कि अगर मैथ्यू को बचाना है तो हमें उसके दोनों पैर अलग करने होंगे। अगर इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल गया तो ये कुछ ही घंटों में मर जाएगा। सब डर के मारे कांप जाते हैं कि बिना एनेस्थीसिया के ये काम कैसे करेंगे। जेफ कहता है मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। उसकी कमर की हड्डी टूटी है। मैथ्यू को बहुत दर्द होता है पर वो सब कुछ सह जाता है। फिर वो देखते हैं कि अलग किए गए पैरों को झाड़ियाँ धीरे धीरे आकर खींचते हुए ले जाती हैं, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद रात के समय देखते हैं जहाँ स्टेसी बहुत डरी हुई थी। उसके भी पैर पर चोट थी और वो डर रही थी कि वे झाड़ियाँ अभी भी उसके अंदर हैं। एमी उसे समझाती है कि सब ठीक हो जाएगा और उसे आराम करने के लिए छोड़कर वो बाहर एरिक के पास आकर बैठती है। एरिक से पूछती है क्या हमें कोई बचाने आएगा या नहीं। एरिक कहता है सच कहूँ तो किसी की उम्मीद करना बेकार है। अगर जान बचानी है तो कैसे भी करके यहाँ से भागना होगा, नहीं तो एक एक करके हम सभी मारे जाएंगे। ये सुनकर एमी रोने लगती है तो एरिक उसे शांत करने की कोशिश करता है। तभी स्टेसी वहाँ आती है कि करने की कोशिश कर रहे हो। इस बात को लेकर उनके बीच बहस शुरू हो जाती है। झाड़ियाँ आकर घुसने लगती हैं और वो चिल्ला भी नहीं पा रहा होता। तभी अचानक जेफ ये देखकर फौरन झाड़ियों को खींचकर हटाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। झाड़ियाँ अंदर जाने की वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। ये देखकर सभी दुखी हो जाते हैं, लेकिन स्टेसी चीखने लगती है कि मैं भी ऐसी ही मारी जाऊंगी, क्योंकि वो झाड़ियाँ अभी भी मेरे अंदर हैं और तुम लोग मेरी। इसके बाद उसे बाहर ले जाकर जेफ उसके पैर और पीठ में चाकू से कट लगाकर झाड़ियाँ निकालता है। स्टेसी को बहुत दर्द होता है, लेकिन बर्दाश्त करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। फिर वो कहती है कि झाड़ियाँ अब भी मेरे दिमाग में महसूस हो रही हैं और बाकी सबको भी उसके सिर के अंदर झाड़ियों की हलचल दिखने लगती है, लेकिन वहाँ से झाड़ियाँ निकालना नामुमकिन है। इसीलिए वो उसे दिलासा देते हैं कि वो बस तुम्हारा वहम है। पर स्टेसी समझ जाती है कि सब झूठ बोल रहे हैं। इसके बाद जब दोपहर के समय सब सो रहे होते हैं तो स्टेसी चुपके से बाहर आ जाती है और चाकू से काटकर खुद के अंदर से झाड़ियाँ निकालने लगती है। तभी कुछ ही समय में उसकी जान चली जाती है। ये देखकर सभी रोने लगते हैं, पर उसके लिए वो कुछ भी नहीं कर पाते। वो कहती है प्लीज मुझे मार दो। जेफ उसकी हालत देखकर ना चाहते हुए भी एरिक के सीने से चाकू निकालता है और स्टेसी को हमेशा के लिए शांत कर देता है। कुछ पल की खुशी के लिए आए हुए सभी दोस्तों में अब सिर्फ 2 लोग ही बचे थे, लेकिन अब जेफ एक प्लान बनाता है। वो एमी के पूरे शरीर पर स्टेसी का खून लगाता है और कहता है मदद मांगने के बहाने जैसे ही मैं तुम्हें लेकर नीचे जाऊंगा तो मौका मिलते ही तुम भागना शुरू कर देना और पीछे मुड़कर मत देखना। जीप मिलते ही उसे स्टार्ट कर लेना और अगर ना भी हो तो भी भागते रहना। इस मोमेंट पर दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। इसके बाद जेफ एमी को मरा हुआ दिखाकर नीचे उतरता है और उसे नीचे रखकर उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उन्हें बातों में उलझाने लगता है। और जैसे ही सबका ध्यान जेफ पर जाता है तो एमी उठकर भागना शुरू कर देती है।
ये देखकर गुस्से में वो लोग जेफ पर बहुत सारे तीर चला देते हैं और वो गिरकर तड़पने लगता है, जिसके बाद लीडर आकर उसे शूट कर देता है। दूसरी तरफ एमी गोली की आवाज सुनती है, पर उसके पीछे सारे लोग पड़े हुए थे और उस पर तीर चला रहे होते हैं। लेकिन जेफ ने कहा था कि बिना पीछे देखे भागते रहना, इसीलिए वो नहीं रुकती और काफी दूर जाने के बाद जीप तक पहुंच जाती है और किस्मत से वो स्टार्ट भी हो जाती है, जिसके बाद वो तेजी से चलते हुए जंगल से बाहर निकलकर रोड तक पहुंच जाती है। लेकिन तभी वो अपने चेहरे पर झाड़ियों की हरकत महसूस करती है, यानी वो भी बाकियों की तरह श्रापित हो चुकी है। अब कहानी के आखिर में देखते हैं कि दिमित्री के दोस्त उसे ढूंढते हुए उसी श्रापित जगह के पास पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह जगह किस तरह उन्हें दर्दनाक मौत देने वाली है। और इसी डरावने सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।